वेलकम बैक टू और माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित वंग आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में मैंने बात किया था प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी का, और पार्ट थर्ड यानी कि लेक्चर 3 इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें हम लोग बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, और इसके बारे में कुछ अगर टाइम बचेगा हम लोग को तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल पे डिबेट करेंगे, सोल्व करेंगे उसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो आज का पहला टॉपिक जो है हमारे पास है वो कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ जो दिया गया है बेसिकली 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स अप्लाइड होता है, डेवलप जो होता है, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें क्या है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स कि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है ना, अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट चार्ज है, सपोज दैट कि हमारे पास एक Q1 है, एक हमारे पास चार्ज क्या है Q2 है, ठीक है। दोनों के सेंटर से हम क्या करते हैं, एक लाइन को ज्वाइन करते हैं। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। तो यहाँ पे क्या करता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कि ये फोर्स अप्लाइड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में। वो डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। और इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर मैथमेटिकली इसको इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाए तो क्या समझ में आएगा कि फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या होता है हम लोग का कि K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स निकल के आता है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, वो क्या होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द दोनों पॉइंट चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, दोनों के बीच के जो डिस्टेंस जो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि ये जो फोर्स होगा हम लोग का, है ना, अगर बात करेंगे ये रिपल्सिव भी हो सकता है। किसके लिए रिपल्सिव होगा, लाइक चार्ज के लिए, एंड अट्रैक्टिव होगा अनलाइक चार्ज के लिए, ठीक है। अट्रैक्टिव होगा अनलाइक चार्ज के लिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप लोग कि अगर हमारे पास कोई कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट चार्ज है तो दोनों को प्रोडक्ट जो होगा, है ना, वो क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो फोर्स होगा तुम्हारा दोनों के बीच में, ठीक है ना। ओके, और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगर दोनों के बीच में जो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाता है तो क्या हो जाता है K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमारा फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, दो बातों पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट निकालने के बाद कितना वैल्यू आता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होगा, जब दोनों के बीच में डिस्टेंस के उनका इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जैसे जैसे R का वैल्यू हम लोग को क्या देखेंगे, इंक्रीज करेगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो यहाँ पे होगा बेसिकली वो डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है लाइक चार्ज के लिए, और अट्रैक्टिव फोर्स किसके लिए हो सकता है, अनलाइक चार्ज के लिए, ठीक है। इसमें हम एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बेसिकली जो K है वो क्या है, ठीक है। तो K एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। ये क्या होता है, K इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कह सकते हैं इसको, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसका जो वैल्यू होता है वो बेसिकली कितना के इक्वल होता है, K इक्वल टू 4 पाई। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इप्सिलॉन नोट, है ना। इसका जो वैल्यू निकल के, अगर अभी आगे हम इस पर बात करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 9 × 10⁻⁴
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब ये जो इप्सिलॉन नोट का इस्तेमाल तब करना है कि जब हम कोई भी चार्ज पार्टिकल को प्लेस करेंगे वैक्यूम में, है ना, या वी कैन से कि अगर एयर में अगर ओनली बात किया जाए तो वहाँ पे जो के का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर, है। तो बेसिकली जो ई नोट का जो वैल्यू निकल के आता है वो कितना आता है, 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये तुम्हारा बेसिकली इसको क्या नाम बोलते हैं, इसको है इप्सिलॉन नोट रीड करते हैं, लेकिन बेसिकली ये होता क्या है, ये एब्सोलूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोलूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस करने का मतलब एयर आप कंसीडर यहाँ पे एयर या वैक्यूम भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि एब्सोलूट परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिविटी मतलब क्या होता है कि वो अलाउ करता है ना, मतलब करंट के एग्जैक्टली जो है मतलब कितना वहाँ से पास करेगा, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे एक चीज़ बात और पॉइंट याद रखना है कि जो फोर्स अप्लाइड होता है ना वो डायरेक्टेड होगा किसके अलोंग, जो फोर्स अप्लाइड होगा, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है, फोर्स अप्लाइड डायरेक्टेड अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, है ना। जो फोर्स अप्लाइड क्या होगा हम लोग का, फोर्स अप्लाइड डायरेक्टेड अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो याद रखना है, क्या याद रखना है हम लोग को कि जो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है बेसिकली क्या होता है, वो डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। उसी के अलोंग होगा हम लोग का जब भी फोर्स होगा हम लोग को अप्लाइड, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते इसमें है। इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे तो हम बात किए कि अगर कोई चार्ज जो बेसिकली क्या है एयर में रखा हुआ है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये चार्ज हम लोग को किसी मीडियम में भी हो सकता है। तो उस केस में क्या वैल्यू निकल के आएगा, तो उसके लिए बात कर लेते हैं। जब पॉइंट चार्ज को हम कहाँ पर प्लेस करें, कोई भी मीडियम में प्लेस करते हैं, तो उसके इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बेसिकली वो कितना हो जाता है, F = 1/4 इप्सिलॉन नोट के जगह पे ई लिख देते हैं ऐसे, इस तरीके से, यानी कि कितना Q1 Q2 / R², है ना। तो यहाँ पे ई का जो यहाँ पे ई जो हम इंडिकेट कर रहे हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या था, इप्सिलॉन नोट था, है ना। तो वहाँ पे हम क्या बताया था कि परमिविटी ऑफ द एब्सोलूट परमिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी कि एयर में भी हो सकता है वैक्यूम में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ई की बात जो करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अब क्वेश्चन निकल के आ रहा है सर कि आप जो ई जो मतलब परमिटिविटी जो आप यहाँ पे बात कर रहे हो, है ना, तो एप्सिलॉन की बात जो कर रहे हो, ये इप्सिलॉन नोट से क्या रिलेशन है तुम्हारा। तो बेसिकली क्या भी आगे हम देखेंगे कि ई का जो वैल्यू होता है वो एप्सिलॉन नोट इप्सिलॉन इंटू आर हो जाता है, यानी कहने का मतलब क्या, ई आर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ई आर का मतलब यहाँ पे जो बेसिकली हो गया, ई आर की अगर बात किया जाए ये होता है हम लोग का रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको अदर नाम भी एक और है, क्या है नाम वो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ई नोट और ई आर दोनों अलग अलग चीज़ है ना। ई आर का मतलब क्या निकल के आता है, ई आर का मतलब निकल के आता है कि वो एक रिलेशन बताया जा रहा है ना, कि उस मीडियम में, यानी कौन सा मीडियम, कि जिस मीडियम में चार्ज को रखा गया है ना, तो रिलेटिव परमिटिविटी, या उसको अदर नाम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ टू मीडियम, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि एक बात यहाँ पे क्लियर
निकल के आ रहा है कि कूलम्ब्स लॉ जो बेसिकली क्या है, कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या है कि वो फिजिकल ऑब्जर्वेशन के बेस पे किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई लॉजिकल या किसी अदर कंसेप्ट से ड्राइव किया गया है। ये बातें याद रखना है कि कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ इज फिजिकल बेस में, यानी कि ऐसा करके देखा गया है, वी कैन से बेस्ड ऑन फिजिकल ऑब्जर्वेशन, based on physical observation, and it is not logically derived from any other concept। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है हम लोग को कि बेसिकली कूलम्ब्स लॉ जो है वो किसके बेसिस पे, तो वहाँ पे क्या बताना है कि फिजिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे है। और ऐसा नहीं है कि वो किसी मतलब इट इज़ नॉट द लॉजिकली ड्राइव फ्रॉम द अदर कंसेप्ट, दूसरे कंसेप्ट से ड्राइव नहीं किया गया है। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखना है। कूलम्ब्स लॉ के बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, जो बेसिकली इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्या कह रहा है। टू चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। दो चार्ज पार्टिकल है, वो क्या किया गया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, यानी कि यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा मिनिमम, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी फोर्स अगर 2 पॉइंट चार्ज के बीच में अगर हम बात करेंगे, जो फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्यू के इंटू क्यू1 क्यू2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्यू1 क्यू2 क्या कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है 2 पॉइंट चार्ज बोल रहा है, यानी कि जब कभी भी एग्जाम वगैरह में 2 चार्ज पार्टिकल की बात करेगा, है ना, तो वहाँ पे चार्ज पार्टिकल में आप बिना कुछ सोचे समझे Q1 को भी ई कंसिडर कर लेना है और Q2 को भी ई कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे ना, यानी कि चार्ज पार्टिकल यानी कि ई के बारे में हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और डिस्टेंस कितना है, तो 1 मीटर, यानी कि 1 के स्क्वायर, यानी क्या निकल के आया यहाँ पे के इंटू ई स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू निकल के हम लोग को आएगा बेसिकली क्या होगा, सी आंसर हो जाएगा, है ना। तो कंसेप्ट के बेसिस पे मतलब ध्यान क्या रखना है कि 2 चार्ज पार्टिकल जो बेसिकली अगर बात करेगा तो यहाँ पे ई को कंसिडर करेगा, या अदरवाइज अगर थोड़ा सा एग्जाम वगैरह में अगर कुछ कंसेप्ट अगर मिसिंग हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस ऑप्शन को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि के स्क्वायर के डी और ए, मतलब के का ऑप्शन दे रखा है। स्वाभाविक सी बात है, ई जो यहाँ पे है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई चार्ज पार्टिकल के बारे में कंसिडर कर रहा है, और यहाँ पे जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर है। तो वहाँ से भी हम लोग सेंस लगा सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स के बाद यहाँ पे थोड़ा सा और हम बातें करेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई हमसे कोई क्वेश्चन आस्क करता है कि जैसे कि कैन चार्ज फ्लो इन द एयर, क्या चार्ज जो है फ्लो करता है एयर में, तो इसका आंसर क्या होगा। इसे बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एयर जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, लेकिन आप देख सकते हो कि आप डेली लाइफ वगैरह में ठनका उनका जो होता है, थंडर जो कभी कभी फॉल करता है अर्थ पे, तो उसके इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं मतलब वो चार्ज जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि जब बहुत सारा चार्ज एक जगह पे एक्यूमुलेट होकर के मतलब जमा होकर के फ्लो करेगा, तो उसके इसमें हम इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हम लोग का, यस होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम बताया गया था कि k इक्वल टू 1/4 इप्सिलॉन नोट, है ना। तो यहाँ पे जो इप्सिलॉन नोट का मतलब क्या होता है कि ये अलाउ करता है ना एक ऐसा नेचर, है ना, नेचर ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल का नेचर चाहे वो एयर ही क्यों नहीं हो, है ना, विच वो क्या करेगा, विच परमिट, जो अलाउ करेगा फ्लो ऑफ करेंट को। ठीक है, फ्लो ऑफ करेंट को, तो कोई अगर लॉजिक मतलब करेंट या चार्ज को क्या करेगा, वो फ्लो करेगा। यहाँ पे अगर कोई लॉजिक बाय अगर सेंस की बात करें कि इप्सिलॉन नोट का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे बता सकते हो कि एक नेचर होता है किसी भी मटेरियल का, है ना, जो क्या करता है कि करंट या चार्ज को अलाउ करता है उसमें से पास करने के लिए। ठीक है, या वी कैन से कि यह एक तरह से परमिटिविटी होता है ना। अगर इप्सिलॉन नोट की ओनली बात किया जाए तो वहाँ पे क्या होगा, परमिटिविटी इन एयर, है ना। ठीक है, तो एक बात और याद रखना है कि जो परमिटिविटी होता है एयर में, है ना, वो क्या होता है तुम्हारा,
परमिटिविटी इन एयर वो क्या होगा, लेस होगा, इज लेस देन परमिटिविटी इन वाटर, है ना। तो ये सब कुछ कंसेप्ट है जो ये आपको दिमाग में रखना है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए कि इसमें और बातें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो इसका इप्सिलॉन नोट वगैरह का जो यहाँ पे हम पिछला बातें यहाँ पे क्या किए थे कि इप्सिलॉन नोट का जो यूनिट निकल के आता था वो कैसे आता है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अभी तो मैंने क्या बात किया था कि जो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से फोर्स का जो होगा वो क्या होगा हम लोग का, न्यूटन हो जाएगा, है ना। K को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब Q1 Q2 यानी कि C स्क्वायर, चार्ज का ऐसा यूनिट पिछले क्लास में मैंने बात किया था, कूलम्ब होता है, तो C स्क्वायर ले लिए। R यानी कि जोन के बीच में डिस्टेंस हमेशा मीटर में ही कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यानी कि जो K का जो यूनिट होगा वो कितना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम अगर वैल्यू को प्लेस किया जाए कहाँ पे, तो K इक्वल टू जो 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट होता है, तो यहाँ से इप्सिलॉन नोट को हम निकाल सकते हैं कैसे, K इक्वल टू इतना वैल्यू पुट करो आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर C स्क्वायर 1/4 पाई, यानी कि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो इप्सिलॉन नोट, है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना निकल के आएगा हम लोग का, इप्सिलॉन नोट का जो यूनिट निकल के आएगा कितना हो जाएगा, C स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि C स्क्वायर पर न्यूटन पर कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप सो कि इप्सिलॉन नोट का यूनिट कैसे निकल के आता है समझ में आप लोग को आया होगा, ठीक है। और वैल्यू भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का क्या होता है, दैट मीन्स की रिलेटिव परमिटिविटी और इप्सिलॉन नोट के बीच में परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के बीच में मतलब क्या रिलेशन वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए कि अगर लॉजिकली अगर बात किया जाए किसके बारे में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या होता है, दैट मीन्स की रिलेटिव परमिटिविटी, तो यहाँ से यानी कि ER का जो वैल्यू होता है ना, बेसिकली क्या होता है कि रेशियो होता है किसका, इलेक्ट्रिक, है ना। ER का मतलब क्या, ER का मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये क्या होता है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, और दैट मीन्स की परमिटिविटी और इप्सिलॉन नोट, है ना। यानी कहने का मतलब क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड परमिटिविटी ऑफ एयर, है ना। दिस इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक रेशियो होता है किसका, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर का, ठीक है। एक मतलब कंसेप्चुअल वाइज अगर ध्यान दिया जाए, सेंस वाइज अगर इसको समझा है तो ऐसे होता है। बाकी फॉर्मूला तो मैंने बता दिए हैं कि ये में यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ER इंटू E नोट, ठीक है ना। तो एग्जाम वगैरह में सब डाटा दिया हुआ रहता है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो आते हैं वो बेसिकली क्या आते हैं, हरियाणा वगैरह के NTSC का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आता है। और एक बात ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी फिजिक्स या मैथ का या केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर यहाँ पे जब स्टार्ट करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका ICSE और NTSC और साथ में मोर इम्पॉर्टेंट IIT फाउंडेशन को हम कवर करके चलेंगे, है ना। इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बोर्ड के पर्पज़ से प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो उनके लिए क्या यहाँ पे होगा, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लगेगा। बट आई होप सो कि अगर आपको इसी फील्ड में आगे जाना है ना, और फिजिक्स के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना है, तो आपको बोर्ड तो क्लियर यहाँ पे होगा ही होगा, साथ में आपको ये सब चीज़ भी आपको साथ में क्लियर होगा। और आगे के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे
क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ की बात करें तो वो सब हम लोग का CBSE बोर्ड में वहाँ पे है नहीं, ICSE में है ना, IIT फाउंडेशन में तो बिल्कुल है। ठीक है, तो मैं कम्प्लीटली फोकस कर रहा हूँ IIT फाउंडेशन को लेकर के और NTSC को लेकर के। ठीक है, और अगर यहाँ पे और साथ में आपको बोर्ड तो होना ही होना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं न्यू कंसेप्ट पे। तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ आज के लिए इतना ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि कूलम्ब्स लॉ में अब यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो अगले क्लास में करेंगे, है ना। मैंने स्टार्टिंग बता दी, अगर टाइम रहेगा तो आगे भी हम बता देंगे। तो अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर आप लोगों ने इसको अगर समझ लिए होगे, इससे रिलेटेड कहीं भी कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कहीं भी अगर आपको बुक वगैरह में क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर कुछ इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन अगर होगा तो वहाँ पे आस्क कीजिएगा। और इसमें हम आगे जो नेक्स्ट क्लास में जो बताएंगे वो बेसिकली क्या है, इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, उसका भी अलग अलग पार्ट्स होता है, जैसे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और उसके बाद हम कुछ यहाँ पे 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आज होप सो कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो आगे भी इसी तरीके से आगे भी आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं और तो हमारे चैनल को नए अगर होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने हैं वो लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को उन लोगों के पास पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा कि जो बेसिकली क्लास 10th में है, 12th में है, 11th में है ना, जो बेसिकली NTSC का ना JEE वगैरह का तैयारी करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।